जय हिंद दोस्तों आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे ना, जो अपना सेट नंबर 1 करेंगे। यहाँ मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अपने आर्मी, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, वहां पे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए, ताकि आपको एक आइडिया ये भी लग सके कि भाई हमें तैयारी कैसी करनी है और हमारे पेपर कैसे क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब के क्वेश्चन वहां पे तैयार करें और अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताता चलूं और जो पॉइंट पॉइंट चीजें नोट करूं, सारे आप नोट करते चलना, जैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे देखने मिलेंगे। यहां से एक आइडिया आपको ये भी लगेगा कि भाई अगर हम जीडी या ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पे दोस्तों चाहे आपका साइंस हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, यानी इसको मैं सेक्शन वाइज आपको कराऊंगा। टोटल 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा और जो आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बताऊं सीधा सीधा आप नोट करते चलना और जो पॉइंट बताऊं पॉइंट नोट करना। यहां से आपके पेपर जो पॉइंट बताऊंगा सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन आज क्लास का होता है और जो आपकी साइंस आती है ना, आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, वहां पे यहाँ पे क्या होता है, 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री। वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जैसे आपका पेपर आता है, ताकि यहाँ पे आपको एक आइडिया ये भी लग सके भाई आप मान लो बैठे हुए हो पेपर में कि आपका स्कोर वहां पे कितना हो रहा है, ताकि आप तैयारी वहां पे कर सके कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या तैयार करने के अपना एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका आया था जयपुर जडारो में, क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के जयपुर जडारो में, आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है। इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। अब ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे और हमें ये बताना है कि केंद्रक में क्या मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे बच्चे यहाँ पे ज्यादातर जो आंसर दे रहे हैं रिक्तिका, हाँ बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रिक्तिका, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट आप ये भी नोट करना, जो पेपर में अक्सर हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाए कि जो आपका डीएनए होता है, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, जो डीएनए नोट कर लेना, डीएनए की जो द्विकुंडलित होती, क्या एनए द्वि कुंडलित, अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए जो डीएनए की आपका द्विकुंडलित होती है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। अब ये बताओ इसकी संरचना किसने बताई थी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में किसने बताया था। द्विकुंडलित संरचना पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, संरचना पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया तो किसने बताया था, यहाँ पे हम बताएंगे वाटसन। किसका नाम दे देंगे, वाटसन एवं क्रिक। ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। किसने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। और कब बताया था, ये बताया था 1953 में। कब बताया था, 1953 में बताया था। और इसीलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। ये पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में किसने बताया, हम बताएंगे वाटसन एवं क्रिक ने बताया। कब बताया था, ये 1953 में बताया था और इसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जयपुर जडारो में ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। इसका तो हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका, किसी जीव का जीवित भाग खाली स्थान होता है। नागपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अब बताइए कि कोशिका किसी जीव के जीवित भाग का होता है, कैसा भाग होता है। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा भाग। यानी जो कोशिका आपका होता है, कोशिका जो सेल होती है, किसी जीव का जीवित का सबसे छोटा भाग आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन और आपके पेपर पूछे गए थे वो मैं आपको नोट करा दूं। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो कोशिका है, ये बता दो जो कोशिका की खोज, क्या पूछ लिया जाए, ये बताओ कोशिका की खोज किसने की थी। तो हम क्या बता देंगे, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और कब खोज की थी, ये की थी उन्होंने 1965 ईस्वी में खोज की थी। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर ये बताओ अगर कोशिका की खोज किसने की, हम बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो जो आपकी जीवित, कैसी जीवित एवं स्वतंत्र, जीवित एवं स्वतंत्र, बताओ जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका
की खोज किसने की थी? हम यहाँ पे क्या बताएंगे? हम बता देंगे लुईन हॉक ने। किसका नाम बता देंगे? लुईन हॉक का नाम हम यहाँ पे बता देंगे। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका, अब ये बता दो अच्छा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका आप क्या बता देंगे? वो आपके हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कोशिका आपकी माइकोप्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और वहीं पे अगर सब क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका आप बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग क्या बता देंगे? हम यहाँ बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बता देंगे? जो आपका शुतुरमुर्ग के अंडे की, ये आप यहाँ पे पॉइंट आप ये नोट कर लेना, जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका आपके 2 प्रकार की वहां पे होती है। सारे पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? जबलपुर जडार में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके नारियल के रेशे युक्त छिलके हैं ये किस ऊतक के बने होते हैं? तो हम लोग राइट आंसर इसका क्या बता दिए? कौन से ऊतक के बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यह रेशे आप ये रेशेदार पौधों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में आपके ये वहां पे कार्य करते हैं। और जो यहाँ पैरेन्काइमा दिया जा रहा है, ये क्या पैरेन्काइमा है? ये क्या होता है? ये वैसे पौधों में संरक्षण, भोजन निर्माण का उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। कौन करता है? पैरेन्काइमा वहां पे करता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना, जो आपका एक जाइलम होता है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम, ये बताइए जाइलम का क्या काम होता है? एक ये बता दीजिए जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है? पेपर बहुत बार ये दोनों चीजें आपकी पूछी गई है। तो जाइलम का दोस्तों क्या काम होता है? यह जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कि जाइलम का मेन काम क्या होता है? ये जो आपका जल हो गया और खनिज हो गया, जल हो गया और खनिज हो गया, इसका मेन काम क्या होता है? पौधों के अन्य भागों तक ये पहुंचाता है। और वैसे जो फ्लोएम होता है इसका काम क्या होता है? जो भोजन, जो पत्तियां होती है वृक्ष की, पौधे की, जो भोजन वो बनाती है, तो इस भोजन को पेड़ के सारे भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि जाइलम का मेन काम क्या है, फ्लोएम का मेन काम क्या है। सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन हमारे ये पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। कोलकाता जिडावरे में क्वेश्चन पूछा गया, क्या करते हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोलकाता जिडावरे में क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्या करते हैं? प्रतिधारण करते हैं। और प्रतिधारण कैसी क्रिया होती है? जैसे कोई भोजन वो अपना खराब ना हो, जल्दी नष्ट ना हो, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये विधि क्या कहलाएगी? आपके प्रतिधारण कहलाती है। यानी प्रतिधारण पोषक तत्वों के रख रखाव, संगठन तक संरक्षित करने की आपकी एक ये विधि हो जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना, आपका स्कोर यहाँ पे कितना हो रहा है ये मान चलना कि हर बच्चा यहाँ 35 से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। जो मैं आपको 50 ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, हर बच्चा टारगेट बनाएगा कि हमें कैसे भी करके 35 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। अब ये बताइए जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ कैसा है? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके पुणे जिडावरे में क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे आप? कोशिका द्रव्य। क्या बताएंगे हम? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य में अगर यहाँ पे केंद्रक हो जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये आपका जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ये जीव द्रव्य का वहां पे आपका निर्माण करते हैं। और दोस्तों जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके बारे में एक पॉइंट आप ये जरूर याद करना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। हम क्या बताएंगे? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। पेपर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया है।
इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पूछा जा रहा है जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जलीय प्राणी हो गए, मान लो पानी में रह रहे हैं तो किसकी आवश्यकता होगी, जल की, पानी की, किसकी, भाई उस पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसकी आवश्यकता होगी, घुलित ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। और कितनी मात्रा आपकी घुलित वहां पे होनी चाहिए, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि आखिर मात्रा कितनी आपकी वहां पे होनी चाहिए। तो ये जो पहले से ये जानो कि जो आपकी ये घुलित ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, घुलित ऑक्सीजन होती है, इसको किस विधि के द्वारा मापा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए, अब ये बताओ पहले किस विधि द्वारा ये आपका मापा जाता है। तो हम लोग कौन सी विधि बता दें, यहां बताएंगे आप विंग कलर, कौन सी विधि बता देंगे यहां बताएंगे, एक कौन सी विधि हो जाती है, विंग कलर विधि के द्वारा आपकी मापी जाती है। और न्यूनतम जो घुलित ऑक्सीजन कितनी होती है, यानी कि न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन हमारी कितनी वहां पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 4 मिलीग्राम प्रति लीटर, 4 मिलीग्राम प्रति लीटर आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, वो घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग बाहर ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे जो जलीय जीव होते हैं वो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, पर लीटर आपकी 4 मिलीग्राम कम से कम वहां पे होनी चाहिए। और इस विधि को मापा, किस विधि के द्वारा मापा जाता है, या आपका ये पिंक कलर या विंग कलर विधि के द्वारा आपका ये मापा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या होते हैं, क्या उनकी क्या कंडीशन होती है। नागपुर जडारो में सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में ये वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो गति हो करना बंद कर देते हैं। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये क्या करें, गति करना बंद कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये पॉइंट तो आपको पता ही है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो परम शून्य ताप होता है, ये पेपर क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा था परम शून्य ताप किसको बोला जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, ये भी याद रखना, हमेशा पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि परम शून्य ताप, सीधा याद रखना कि परम शून्य ताप क्या होता है। परम शून्य ताप कितने ताप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे या तो 0 केल्विन होगा, या फिर आपका माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप आपका ये बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना, जो आपका त्रिक बिंदु होता है, ये भी पेपर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आपका 273.16 केल्विन आपका ये क्या होता है, त्रिक बिंदु आपका होता है। और जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती हैं, और जिसे क्या करते हैं, जिसे आपको त्रिक बिंदु आपका ये कहा जाता है। ये टेम्परेचर आप दोनों यहाँ पे नोट कर लेना कि परम शून्य ताप क्या होता है, और ये त्रिक बिंदु आपकी यहाँ पे क्या आपकी ये हो जाती है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ की 3 चरण यानी गैस, द्रव और गैस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। अभी मैंने इसका आंसर बताया, क्या हो जाएगा, त्रिक बिंदु हो जाएगा। और ये आपका शिलांग जडौर में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बस दोस्तों वही रहता, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट वहां पे आपका किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि जो आपका त्रिक बिंदु क्या मान क्या होता है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वो क्या होता है आपका 273.16 केल्विन आपका यहाँ पे हो जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे इसका याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ये बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। और ये हमारा केमिस्ट्री क्वेश्चन आपका हो जाता है, और लखनऊ एएमसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था वहां पे। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो अगर आप जीडी और ट्रेडमैन का एक ही बार अपना एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जैसे से बता रहा हूँ, आप पॉइंट यहाँ पे नोट करते चले जाए। और जो मैंने आपको प्रॉपर इसके नोट्स यहाँ प्रोवाइड करा रखे आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के,
एक बार वो कंप्लीट नोट्स आप जरूर तैयार कर लेना, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस जो मैंने नोट्स दिए हैं वो तैयार कर ले, जो डेली प्रैक्टिस हम करा रहे हैं ये इनके क्वेश्चन देखते चल रहा है कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और मैं और क्या वो पॉइंट भी बताऊंगा जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है, जहां से पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए यानी BAOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा ये बताओ जो धावन सोडा होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए, क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जो आपका विरंजक चूड़ है, क्या पूछ लिया जाए, विरंजक चूड़ किसका पूछा जाए। अब ये बताओ अच्छा विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। या फिर आप ये बता दो जो आपका बेकिंग सोडा है, क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। या फिर ये बता दो जो आपका सुहागा है, क्या है सुहागा, सुहागा का रासायनिक सूत्र आप बता दीजिए। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या नोट करेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या हो जाएगा आपका, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हमारा हो जाता है। और ऐसे आपका विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2, ये क्या हो जाएगा आपका विरंजक चूड़ का हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट करेंगे NaHCO3 आपका हो जाएगा। और सुहागा का क्या हो जाएगा, इसका हम लोग नोट करेंगे Na2 और B4 इंटू क्या हो जाएगा B4O7 इंटू 10H2O, ये किसका हो जाएगा, ये आपका सुहागा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना जो अक्सर हमारे जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि H2 निम्नलिखित में से किसका तत्व का आणविक सूत्र है। तो भाई बिल्कुल बेसिक सवाल है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। हम क्या बता देंगे, हाइड्रोजन, कोलकाता जिडावरा में क्वेश्चन ये पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाता है। और दोस्तों कुछ और नोट कर लेना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा शीशा का संकेत, ये बताओ अच्छा सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं, सल्फर आपसे पूछ ले। या फिर आपसे पूछ ले अच्छा ये बताओ जो मरकरी होती है, बताओ अच्छा मरकरी का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा। या फिर जो लोहा का क्या आपका होता है। या फिर आपका एंटीमनी, अब बता दो जो आपकी एंटीमनी होती है, क्या एंटी, अब ये बताओ अच्छा जो आपकी एंटीमनी आपकी हो जाती है। और ये फिर यह पूछ ले जो सोना होता है, सोना इसका बताइए सोना। तो सीसा को हम लोग क्या लिखते हैं आणविक सूत्र, ये हो जाएगा आपका Pb, क्या हो जाएगा Pb आपका हो जाएगा। शल्फर का क्या S होता है, मरकरी का Hg होता है, लोहा का आयरन Fe, एंटीमनी का क्या हो जाएगा Hb, और सोना का यानी गोल्ड Au, ये संकेत हो जाते हैं। और वही में सिल्वर का पूछेगा हम बताएंगे सिल्वर का हो जाएगा। कैडमियम का पूछता हम बताते हैं Cd, ये कैडमियम का हो जाएगा, ये आपका सिल्वर का हो जाएगा। ये सारे भी नोट कर लेना जो सीधे सीधे हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है। तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, हम क्या बता देंगे, आवृत्ति। क्या कहलाती, आवृत्ति कहलाती है। शिलोंग जेडावरा में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था, क्या कहलाएगी, आवृत्ति आपकी कहलाएगी। अब यहाँ पे ये भी बता दो अच्छा अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, मात्रक हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हर्ट्ज, इसका मात्रक आपका हो जाएगा। और संकेत इसका क्या हो जाएगा, Hz, इसका संकेत वहां पे हो जाता है। और इसकी विमा क्या होगी, विमा या तो आपको ऐसा लिखा आएगा T⁻⁻1 ये लिखा रहेगा, या फिर क्या लिखा रहेगा, या फिर आपका लिखा रहेगा कि M0L0 T⁻⁻1 ये आपका वहां पे लिखा रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आवर्तकाल, क्या पूछ लिया जाए, आवर्तकाल क्या होता है, हम क्या बता देंगे, एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका SI मात्रक वहां पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे, इसका बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्राकार होती हैं।
तो कैसी होती है, जैसे कोई यहाँ पे चुंबक रखा होता है, इसकी जो रेखा ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे रेखा जाती है, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कैसी रेखा होती है, ये बंद वक्राकार आपकी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, अब ये बताओ तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक हम लोग क्या बोल देंगे, एसआई मात्रक आप बता देंगे टेस्ला, इसका एसआई मात्रक आपका वहां पे होता है। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका ये बताओ तो सीजीएस मात्रक क्या, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीजीएस पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे गॉस बोलेंगे। एसआई पद्धति पूछेगा टेस्ला बताएंगे, क्या बताएंगे, टेस्ला, टेस्ला एसआई पद्धति में टेस्ला हो जाएगा। और सीजीएस में क्या आपका गॉस यहाँ पे हो जाता है। और एक गॉस बराबर क्या होता है, कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की पावर -4, ये टेस्ला के बराबर आपको यहाँ पे हो जाता है। ये पॉइंट नोट करना, अगर यहीं पे कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या चुंबकीय, अब ये बताओ जो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हम क्या बताएंगे एसआई मात्रक, इसका वेबर, एसआई मात्रक क्या इसका हम लोग बता देंगे वेबर, आपका इसका एसआई मात्रक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, समय की मूल इकाई क्या है। अब बताइए समय की मूल इकाई क्या हो, मूल इकाई आपने देखा होगा, जो फिजिक्स अगर पढ़ी होगी वहां पे डिटेल से, तो वहां मूल इकाइयां कुछ आपकी दी जाती है। तो समय की मूल इकाई क्या होती है, आपकी सेकंड होती है। और ये कोलकाता जिडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। और दोस्तों मैं कुछ और पॉइंट आपको नोट करा देता हूं, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जो लंबाई है, क्या है लंबाई, लंबाई को बताइए क्या होगा। और इसके बाद बताओ जो द्रव्यमान, इसकी मूल इकाई बताइए, द्रव्यमान की मूल इकाई क्या होती है। या फिर जो आपका ताप हो गया, ताप की मूल इकाई क्या होती है। या फिर अगर पूछ लिया आपकी विद्युत धारा, क्या पूछ लिया जाए, विद्युत धारा की मूल इकाई बता दीजिए क्या हो जाएगी। या आपसे पूछ लिया जाए जो आपकी ज्योति तीव्रता है, क्या ज्योति तीव्रता, अब ये बताइए ज्योति तीव्रता की मूल इकाई क्या हो जाएगी। या आपसे पूछ लिया जाए कि जो पदार्थ की मात्रा, क्या पूछ लिया, पदार्थ की मात्रा, अब ये बताओ पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी। तो लंबाई की क्या हम बता देंगे, लंबाई के बता देंगे मीटर, द्रव्यमान क्या बता देंगे, द्रव्यमान को बताएंगे किलोग्राम, और ताप का क्या बता देंगे, ताप को बताएंगे केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का हम लोग क्या बताएंगे, ज्योति का कैंडला, क्या बता देंगे कैंडला इसका हो जाएगा। पदार्थ की मात्रक हम लोग क्या बताएंगे, पदार्थ की मात्रक आपका मोल यहाँ पे हो जाएगा। ये इसकी मूल इकाइयां हो जाती है। ये भी सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, आपके ये पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक बताइए क्या है। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या आपका हो जाएगा। और ये आपका नागपुर जिडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका हम राइट आंसर क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो बार बार आपके ये रिपीट हुआ करते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूं, मुझे इसमें नोट्स लिख के भेज देना, जहां पे मैं आपको इसे कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जहां सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ चाल का मात्रक बता दीजिए क्या है। या फिर आपसे पूछ लिया त्वरण का, अब बता दो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। या आपसे पूछ लिया जो आवेग हो गया, आवेग का मात्रक बता दीजिए। या अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पृष्ठ तनाव, ये बताओ अच्छा जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा। चाल का आप क्या बता देंगे, यहां हम बताएंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण क्या बता देंगे, त्वरण को बताएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा, आवेग का कितना हो जाएगा, इसका आपका न्यूटन सेकेंड क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये इनके मात्रक भी आप यहाँ पे नोट कर लें, जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया वाट की इकाई बताइए क्या होती है, कि आखिर वाट की इकाई आपकी क्या होती है। तो आप वाट की इकाई क्या बोल देंगे, तो वाट की इकाई हम लोग क्या बोल देंगे, ये हो जाती है शक्ति की। वाट की इकाई क्या होती है, शक्ति की आपकी हो जाती है। यानी क्या हम लोग जानेंगे जो आपका कार्य या फिर ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, हम क्या बताएंगे। अगर कभी पूछा जाए कार्य या ऊर्जा, इसकी इकाई बता दीजिए। या आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको जो प्रतिरोध होता है, क्या
प्रतिरोध, इसकी इकाई बताइए क्या यहाँ पे होती है। या कभी आपसे पूछा जाए जो आपका संवेग होता है, संवेग की इकाई बता दीजिए क्या होगी। या आपसे कभी पूछा जाए कि आपकी विद्युत चालकता, क्या पूछ लिया जाए, विद्युत चालकता। अब ये बताओ विद्युत चालकता की इकाई आपकी क्या हो जाएगी। तो कार्य या ऊर्जा की हम लोग इकाई क्या बोल देंगे, यहाँ बोल देंगे जूल। क्या हो जाएगी आपकी, ये जूल हो जाएगी। प्रतिरोध की हम लोग क्या बताएंगे, प्रतिरोध की इकाई ये बताएंगे ओम प्रतिरोध की इकाई हो जाती है। और संवेग क्या हो जाएगी, संवेग का हम क्या बताएंगे, न्यूटन सेकेंड। क्या बता देंगे, न्यूटन सेकेंड। हम लोग इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। और विद्युत चालकता का हम लोग क्या बता देंगे, इसका सीमेंस। क्या बता देंगे, इसका सीमेंस हम लोग राइट आंसर यहाँ बता देंगे। ये सारे पॉइंट नोट करना, जो अक्सर हमारे पेपरों में आपके जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, वहां पे अक्सर ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट करना अगर आपको इसी बार पर क्वालिफाई करना है तो। और दोस्तों यहाँ से हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपका पेपर होता है जीके के 15 क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारे जीके वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और देखते हैं कि आपके बच्चों का जीके वाला पोर्शन ज्यादा सही है। यहाँ पे जीके जो पहला क्वेश्चन आपका कोलकाता जिडावर में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग क्या बताएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए आखिर 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे कि आप इस पर बोलेंगे जो सीवी रमन, जो सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इनकी मान लो इन्हीं की याद में क्या करते हैं हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, जो आपके यानी जो सर वीवी रमन द्वारा महान खोज रमन प्रभाव की इन्होंने किया था, और इनके सम्मान में ही आपका 28 फरवरी को आपका ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। और जो सीवी रमन थे ना, अगर एक क्वेश्चन ये भी नोट करना कि सर सीवी रमन, इनकी याद में ही मनाया था, सर सीवी रमन के याद में मनाया जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, ये पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1930 में क्या दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी आपको दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। जो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया था वहां पे आंदोलन, ये किस जगह से इन्होंने चलाया था। तो और ये आपको कोलकाता जिडावर में क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डांडी। क्या हो जाएगा, डांडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये नमक सत्याग्रह कब इन्होंने चलाया था, ये चलाया था इन्होंने 12 मार्च, क्या बता देंगे हम लोग, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी ने डांडी से शुरू किया था। कहां शुरू किया था, डांडी से ये यात्रा वहां पे शुरू की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में कृषक कर्ज माफी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो एक बार आपका ये कर्ज माफ हुआ था सभी का लगभग सभी को पता ही होगा, इसकी शुरुआत कब वहां पे की गई थी। तो हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे, 2008। कब की गई थी, 2008 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट में आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। और इस योजना के तहत हुआ क्या था ना, इस योजना के तहत हुआ था कि आपका 60,000, क्या हुआ था, 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्या किया गया था, आपका यहाँ पे माफ किया गया था। 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपका वहां पे माफ किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, और ये भी लखनऊ में आपके यारों में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का या मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा, हम क्या बता देंगे, जेनेवा। क्या बता देंगे, जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये यानी जो WHO का मुख्यालय है, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यानी जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आपका ये स्थित वहां पे आपका हो जाता है। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका WHO है का गठन कब हुआ था, WHO का, अब ये बता दो अच्छा गठन कब वहां पे हुआ था। तो हम लोग क्या बता दें, इसका गठन आपका हुआ था 7 अप्रैल, कब हुआ था,
7 अप्रैल 1948 को इसका वहां पे गठन आपका हुआ था। और ये दोनों पॉइंट याद करना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहां पे इसका मुख्यालय है। और WHO का गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। हम ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल का विभाजन बताइए कब आपका हुआ था। जबलपुर में ये क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन बताइए कब वहां पे हुआ था। तो हम क्या बता देंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था, 1905। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इसकी जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, इसकी पूरी डेट नोट कर लेना, क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 16 अक्टूबर। क्या हो जाएगी, 16 अक्टूबर 1905 आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये किसके कार्यकाल में हुई थी, ये किसके कार्यकाल, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ उस समय किसका कार्यकाल वहां पे था, हम कार्यकाल किसका बताएंगे, यहां बता देंगे लॉर्ड कर्जन। किसका कार्यकाल था उस समय, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल वहां पे था। और ये बताओ अच्छा ये कब रद्द हुआ, कि बंगाल जो विभाजन रद्द कब हुआ, कि ये बताओ तो बंगाल विभाजन ये रद्द कब आपका हुआ था, हम क्या बता देंगे, ये आपका 1911 में। 1911 में ये आपका रद्द हो गया था। और किसने इसको रद्द किया था, ये किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। क्या किया, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने इसे रद्द वहां पे कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट याद करना कि जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इसकी घोषणा ये 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। और ये रद्द कब हुआ था, रद्द में बताएंगे 1911 में हुई थी। इस समय कौन रहेंगे, लॉर्ड हॉर्डिंग रहेंगे। यहाँ किसका कार्यकाल था, वो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल यहाँ पे चल रहा था। ये अक्सर आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर ना दे पे, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कई बार क्वेश्चन आपके ये पेपर में पूछा जा चुका है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना उस समय घटी थी। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, यहां बताएंगे 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी, जो क्या बताएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हम बता देंगे। वहां पे दोस्तों मैं 3 पॉइंट और नोट करा देता हूं जो अक्सर हमारे पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर कभी एक, तो अभी जो मैंने आपको बताया था जो आपका बंगाल विभाजन, क्या बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की डेट आपको पता होनी चाहिए, कब बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का जो आपका बंगाल का विभाजन, जो ये मैं 3 पॉइंट नोट करा रहा हूं। एक पहला आप ये नोट करना कि जो आपका बंगाल का, अगर कभी पूछा जाए बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो आप क्या आंसर बताएंगे, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, आप ये बता दीजिए। और इसके बाद 1-2 पॉइंट और नोट करना, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका चंपारण, अगला बताइए चंपारण, चंपारण आंदोलन, कि जो आपका चंपारण आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था। एक ये बताइए जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो यहाँ पे हमने नोट कर रखे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये नोट कर लेना। एक यहाँ पे एक और नोट कर लेंगे, असहयोग, असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, असहयोग आंदोलन ये आपका किस वर्ष हुआ था। तो जो बंगाल विभाजन मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था 1905 हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चंपारण आंदोलन में क्या 1917 हम लोग वर्ष याद करेंगे। और असहयोग आंदोलन हम लोग क्या याद करेंगे, आप यहाँ पे 1920 से लेके 1922 ये डेट आप यहाँ पे याद करेंगे। ये पेपरों में अक्सर क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हमारे पेपर में देखने को आपको मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की उत्पादन या सृजन का उल्लेख है। और ये शिलोंग जडौरे में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका हम लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे। वैसे आपके बच्चों के यहाँ आंसर आने स्टार्ट होगी, ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक मार रहे हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं राइट आंसर होगा, इसका हो जाएगा 169। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका जो अनुच्छेद नंबर 1 यहाँ पे नोट करना, ये बताओ 167 में किसके बारे में बात हुई है, हम क्या बताएंगे यहाँ पे विधानमंडल, किसके बारे में बात हुई है यहाँ बता देंगे विधान मंडल के बारे में बात की गई है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, अब ये बताओ अच्छा अनुच्छेद नंबर जो आपको 170 है इसमें किसके बारे में बात हुई है, हम बता देंगे यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा के बारे में बता देंगे। और या फिर अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि अनुच्छेद नंबर 171 में किसके बारे में बात हुई, हम क्या बता देंगे यहाँ पे विधान परिषद, क्या बता देंगे यहाँ बता देंगे
विधान परिषद के बारे में आपकी ये बात वहां पे की गई है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, सीधा सीधा आप पॉइंट नोट कर लेना, विधान परिषद। क्या लिख लेंगे, विधान परिषद। आप यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना। ये अक्सर हमारे सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद के अनिवार्य करता है? इसमें अनुच्छेद बताना कौन सा हो जाएगा, नागपुर जेडौर में ये क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा आपके पेपर में वहां पे पूछा गया था। तो हम लोग इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे आप अनुच्छेद नंबर 63। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद नंबर 1 ये नोट करना, अनुच्छेद नंबर 63 तो यहाँ पे हमारा क्लियर ही हो गया। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए अनुच्छेद नंबर 66 तो इसमें किसके बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे बात हुई कि जो आपका उपराष्ट्रपति है, किसके बारे में, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में बात यहाँ पे आपकी की गई है। और वहीं पे अगर बात हो जाए अनुच्छेद नंबर, अगर बात कर ले 67, अनुच्छेद नंबर 67 की बात कर ले, यहाँ पे किसके बारे में बात हुई, यहाँ बात हुई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। किसके बारे में बात की जाएगी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है इसमें बात की जाएगी। और वहीं पे एक आपका अनुच्छेद नंबर आपका आता है, आपका 69 आता है, इसमें किसके बारे में बात हुई है, इसमें बात हुई उपराष्ट्रपति यानी पद की शपथ, यानी जो उपराष्ट्रपति है ये पद की शपथ कैसे लेगा, इसमें इस पॉइंट पे आपका बात वहां पे की गई। ये भी अनुच्छेद याद रखना, आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये भी हमारे वहां पे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो भाई बिल्कुल गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है, हम बता देंगे उत्तराखंड में। और गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, ये भी आपका गंगोत्री से ही आपका हुआ है, तो ये पॉइंट भी याद कर लेना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हम क्या बताएंगे, गंगा नदी आपकी हो जाती है। लंबाई कितनी है इसका, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है, यानी जो भारत देश है इसके अगल बगल कितने कंट्री हैं यहाँ पे, जहां पे उनके जो भारत की जो सीमा है वहां पे टच होती है। तो हम लोग क्या बताएंगे, 7 देश। कितने देश बता देंगे, 7 देश हम लोग यहाँ बता देंगे। और ये कौन से देश आपके होते हैं, नंबर 1 पे तो आपका पाकिस्तान आ जाएगा। अगला नंबर किसका आ जाएगा, अगला नंबर देश आ जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा चीन देश हमारा हो जाएगा। चीन के बाद कौन सा देश आता है, नेपाल, नेपाल हो जाएगा। इसके बाद आपका भूटान, अगला देश कौन सा हो जाता है, भूटान हो जाएगा। इसके बाद कौन सा होगा, म्यांमार, अगला देश क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। इसके बाद अगला देश कौन सा होता है, बांग्लादेश आपको यहाँ पे हो जाए। ये वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जहां पे ये बॉर्डर अपनी वहां पे साझा करते हैं। ये 7 देश के नाम आपको यहाँ पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? खुली सीमा किस देश के साथ है, हम बताएंगे नेपाल के साथ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये आपके जीडी एग्जाम 2024 में ही ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नेपाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये संरक्षण कब लागू किया था, ये भी आपके 2000 पिछले साल ये पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1972 हमारा, यानी ऑप्शन सी आपका 1972 हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका जो संरक्षण अधिनियम है ना, इसमें क्या होता है, जो आपके जंगली पशु होते हैं कहीं उनका, यानी कई लोग उन्हें मार के, कई लोग करते नहीं, सींग निकाल लेते हैं, उनकी खाल निकाल लेते हैं। तो ये उन्हीं के संरक्षण के लिए किया गया, यानी उनकी तस्करी को रोका जा सके। तो ये कब पारित किया गया था आपका, 1972। इसका हम लोग राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, यानी महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वहां पे वकालत के लिए, तो जो कब ये वापस आए थे ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हम लोग क्या बता देंगे, 1915। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का ये बता दो जन्म कब हुआ था, हम लोग क्या बता देंगे यहाँ पे 2 अक्टूबर 1969 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, गुजरात में इनका जन्म वहां पे हुआ था। तो ये पॉइंट नोट करना। और एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु,
ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। इनके राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण, क्या बता देंगे हम लोग, गोपाल कृष्ण। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले आपके इनके राजनीतिक गुरु यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी नोट करना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेपर में, अक्सर आपके क्वेश्चन ये पूछा भी गया वहां पे था। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1946। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 अगस्त 1946 को आपका अंतरिम सरकार का गठन वहां पे हुआ था। हम लोग राइट आंसर क्या बताएंगे? 1946 बताएंगे। और ये भी आपका पिछली साल ही आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा भी गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों में ने भारत के संविधान के लिखने के लिए लगभग कितने समय तक बैठक की? हमें वर्ष पूछा जा रहा है, यहाँ पे लगभग दिया गया। क्या दिया गया? लगभग दिया गया है। क्या लिखा है? ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइंट आपका लगभग पूछा जा रहा है। हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे? 3 वर्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। वैसे जो संविधान को बनने में जो रियल समय लगा था, ये आपको लगा था वहां पे 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय वहां पे आपका ये लगा था। और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? ये प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये कब तक चली थी? ये प्रक्रिया चली थी आपकी 26 नवंबर 1949 तक आपकी चली थी। यानी इसमें अगर डेट काउंट करेंगे तो ये दिवस आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे लगभग पूछा जा रहा था, हम लोग 3 वर्ष सीधा सीधा आपका जो ये जयपुर जलाराम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे 3 वर्ष आपका राइट आंसर वहां पे आपका किया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या होगी, हमारी मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और जो मैथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के भी यहाँ पे आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया जा रहा है? मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है। अगर आपको बेसिक सही है तो आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से बोला गया, किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ने पर उसकी नई कीमत 500 हो जाती है, तो वस्तु की पुरानी कीमत हमसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप कैसे देंगे? देखो, और ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल जो 2024 से पेपर लगा था, वहां पे ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए थे। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? देखो, जो टोटल परसेंटेज हमारा होता है 100% होता है। अगर 25% बढ़ा होगा तो ये कितना हो गया होगा? ये हमारा 125 हो गया होगा। और इसका मान क्या दिया गया? हमें दिया गया 500। इसका मान क्या दिया गया? हमें 500 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है वस्तु की पुरानी कीमत क्या होगी? अब वस्तु की पुरानी कीमत हमारी 100 का मान पूछा जा रहा है। अगर 125 बराबर 500 के 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या बताएंगे? 125 बराबर 500 को 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 500 बटे 125 यहाँ पे लिख देंगे। और 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 100 से सीधा सीधा हम यहाँ पे कर देते हैं गुणा। 25 से काटो, 25 पंचा कितना हो गया? 125, और 25 चौके ये 100 हो गया, और यहाँ 25 चौके 100 हो गया। 5 से इसे काटा, यहाँ पे कितना? 100 आपका हो गया। 100 गुणे 4 करिए हमने, कितना आ जाएगा? ये आपका 400 यहाँ पे निकल के आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले सवाल में क्या दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 120 में खरीदता है, 150 से बेचता है, तो उसका लाभ का परसेंटेज बताइए क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए क्या उसका हो जाएगा। देखो, यहां पे अगर हमसे कोई ये पूछ लिया जाता कि आखिर कितने रुपए का लाभ है, तो हम लोग क्या बता देंगे? यहाँ पे 120 खरीदी, 150 बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ? हमें 30 रुपए का। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा गया? सवाल पूछ रहा है कि ये बताओ कितने परसेंट का लाभ हमें हुआ है। तो परसेंटेज से क्या निकालेंगे? हमें कितने रुपए का लाभ ऊपर लिख देंगे, नीचे क्रय मूल्य क्या है हमारा? 120 रुपए, यहाँ पे लिख देंगे, और परसेंटेज लिया हम गुणे यहाँ पे 100 आप सीधा सीधा कर देंगे। तो काटिए, 0 0 काटा, 3 चौक 12 हो गया, 4 इसे काटो, कितना आ गया? 25% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 25%। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे तो आप यहाँ के आंसर सारे यहाँ पे दे सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा गया कि 2000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाता है। सूत्र क्या होता है आपका, होता है मूलधन। सूत्र क्या होता है इसका, मूलधन, इसको हम गुणे क्या करते हैं, गुणे दर और गुणे समय, गुणे क्या कर देते हैं समय और बटे 100। सारे मान यहाँ पे आप रख दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मूलधन कितना हमारा, मूलधन यहाँ पे आपका 2000 दिया गया है, दर कितना है 5% साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कितनी है हमारे 5 दी गई और समय कितना है 2 वर्ष समय यहाँ पे दिया गया है, बटे कर दो यहाँ पे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट गए, 5 दूना 10 यानी 20 गुणे 10 करो कितना आपका आ जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। ये साधारण ब्याज आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए भी इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया है 1500 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का ब्याज, देखो यहाँ पे बात हो रही चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इसे हम कई तरह से लगा सकते हैं। एक तो इसका बेसिक मेथड होता है जहां हम फार्मूला याद करेंगे उससे हम आंसर निकालेंगे। एक आपका भिन्न वाला मेथड होता है, देखो 10% लिखा है यहाँ पे, 10% लिखा है। अगर इसको हम क्या लिखें, अगर परसेंट हटाएंगे ये 10 बटे हमारा 100 हो जाएगा, यानी इसे काटो कितनी बार देगा 1 बटे 10 हो गया। अब देखो अब 1 वर्ष में, यानी कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात चलेगी यहाँ पे, तो ये 1 10 हुआ, 10 से कितना बढ़ जाएगा, ब्याज मिल गया, एक ब्याज मिल गया, कितना हो गया 11 हो गया। और सेम वैसे 2 वर्ष तक बात हुई है, फिर अगले वर्ष हमारा 10 हो गया, 10 में हमारा ब्याज मिल जाएगा 1 रुपया, 11 हो गया। अब यहाँ पे यानी इनका गुणा करो, ये कितना आपका 100 हो गया, इसका गुणा किया हमने 100, ये आपका 21 यहाँ पे हो गया। यानी 100 रुपए अगर हमने लगाए और हमारा 121 हो गया, तो ब्याज कितना हमें मिला, 21 रुपए हमें ब्याज मिला है। 21 रुपए हमें क्या मिल गया, ब्याज यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे ये 100 रुपए क्या है, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा है, आपको मूलधन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, तो ब्याज क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो मूलधन कितना दिया गया 1500 रुपए, और यहाँ पे हमारा मूलधन क्या है आपका 100 रुपए। तो ये 100 बराबर हमारा किसके दिया गया, 1500 के दिया जा रहा है। तो ये बताओ अगर 100 बराबर 1500, ये कितने गुना है, ये हमारा 15 गुना है इसके। तो इसका भी, अब जो ये हमारा ब्याज आया है इसका भी सीधा आप 15 गुना कर दो, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 15 के 15 5 हासिला 1, 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 से कितना हो जाएगा 31 आपका हो जाएगा 315 रुपए, इसका ब्याज यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर सूत्र से भी लगाएंगे तो उससे भी लग जाएगा, लेकिन वो मेथड आपको काफी लंबा वहां पे चला जाएगा। तो ये आपका थोड़ा शॉर्ट मेथड भी आपको यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में वो कार्य यहाँ पे करेगा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पहले क्या दिया गया, ए और बी मिलकर, यानी कि ये मान लो ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 6 दिन में कर रहे हैं। और जब ए अकेला है, ये पूरी कार्य कितने दिन में कर रहा है, ये काम कर रहा है 12 दिन में। अब ये बताओ अच्छा इसमें कम दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग तो मान लो कुछ पार्ट तो बी भी कर रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, सबसे पहले इन दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया। 6 से भाग करो, क्या बार जाएगा 2 बार जाएगा, 12 भाग किया कितनी बार गया, एक बार हमारा यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज निकलती है ना, ये क्या निकल के आई, ये निकल के आई कि ए और बी की एक दिन की क्षमता क्या है कार्य करने की, एक दिन में क्या क्षमता इन दोनों की कार्य करने की। और ये जो एक क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि जो ए है, ए की क्षमता क्या है कार्य करने की वहां पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ए है एक दिन में अगर एक काम कर रहा है, तो यहाँ बी, ए और बी मिलके पूरे काम को दो काम कर रहे हैं। अब यहाँ हमें ये पता है कि जो ए है, ए तो एक ही काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा हो, तो बी भी तो एक ही काम कर रहा होगा, तभी तो इन दोनों का योग आपको 2 हुआ। तो कुल काम ये हमारा क्या होता है, कुल काम आपका होता है। अगर कुल काम आपका 12 है और जो आपका बी है, बी क्या कर रहा है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, एक से आप भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 12 दिन यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे तक यात्रा करता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की, उसने कुल कितने दूरी तय की, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। कुल कितनी दूरी, देखो यहाँ दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, चाल
बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे आपका यहाँ पे समय आपका हो जाता है। और पूछा क्या गया हमें, दूरी पूछी जा रही है, दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय आप यहाँ पे कर दोगे। तो यहाँ पे चाल कितनी दी जा रही है, चाल हमारी दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया गया, समय दिया गया 4 घंटे। यहाँ गुणा कर दो कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 288 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो यहाँ से आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे निकाल सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके 2024 पिछले साल जो पेपर हुआ था वहीं पे ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब अगला सवाल हमारा आता है कि 5 छात्र के अंक 40, 50, 60, 70 और 80 हैं, तो उनका औसत अंक बताइए। तो दोस्तों औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे आप करेंगे उसका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वो पद कितने हमारे जोड़ दो, यहाँ पे कितना है, एक संख्या 40 प्लस का 50 प्लस का 60 और प्लस का 70 और प्लस का 80, इनको जोड़ दो और बटे कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 बटे 5 कर दोगे, यहां से आपका आंसर निकल के आपका आ जाएगा। तो ऊपर जोड़ो कितना होगा, इनका आप जोड़ेंगे कितना ऊपर हो जाएगा, ये आपका 300 हो गया, और 300 बटे यहाँ 5 है, 500 भाग करो कितना आ गया, ये आपका 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, वहां पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो ये ऐसा यही लेवल आपके पेपर के वहां पे होने वाला है। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे, बस एक बार आप वो तैयार कर लेते, जहां सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि यदि x बटे वाई बराबर 2/3 दिया जा रहा है और x बराबर 10 है, तो y का मान बताइए क्या यहाँ पे होगा। तो y का मान आप कैसे यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे दिया गया x बटे वाई बराबर 2/3 और x का मान क्या दिया गया 10। यहाँ पे क्या दिया गया, x बटे वाई बराबर दिया है 2/3 और x का मान क्या, जहां x है वहां पे 10 रख दो, तो 10 बटे y बराबर क्या हो गया, ये आपका 2/3 हो गया। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, यानी कि 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो गया यहाँ पे। अब ये बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसे भाग करो कितना आपका आ जाएगा, 15 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जो डेली सेट आपको कराऊंगा, जहां पे सीधे सीधे आपके वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ पे करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 500 की वस्तु पर 10% छूट दी जाती है, वस्तु की छूट के बाद कीमत क्या होगी। कोई हमारी 500 रुपए की सामान है, 10% छूट दे दी, कितनी बेची हमने, 90/100 की हमने बेची। यहाँ पे 2 0 हमारे कट गए, 5 9 45, तो कितने हमने बेच दी की 450 की हमने बेच दी इस वस्तु को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये आपका ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया, यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे हम लोग वहां पे वो डिस्कस कर रहे हैं, और यही लेवल आपका यहाँ पे होने वाला। और जैसे जैसे मैं इसके सेट आगे लाता जाऊं, वहां पे इनके जो क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग वहां प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके लिए जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही है सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एक कार्य ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 6 दिन में और बी अकेला 12 दिन में कार्य करता है, तो ये बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। सेम वही सवाल, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पे कराया था, सेम वही सवाल आपको यहाँ पे ये भी आपका आगे। दोस्तों ये सवाल आपका जाता है होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आप क्या होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा और फिर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं देखूंगा सबसे पहले कौन बच्चा इसका आंसर देता है वहां पे। तो सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा। जब भी ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, जब भी ये क्लास आप देखना, तब आप इसका आंसर वहां पे जरूर आप बताइएगा इस क्वेश्चन का वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बताया था मैंने अभी, चाल बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, ये बताया था हमने, दूरी बटे समय मैंने बताया था आपको यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हमारा हो जाएगा। तो चाल क्या दी गई हमारी, दी गई यहाँ पे 120,
समय कितना लगा 3 घंटा, गुणा करो 12 36, तो दूरी क्या हो जाएगी 360 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और धीरे धीरे जो मैं आपको स्टेट आगे लेके आऊंगा वहां पे इसका जो लेवल रहेगा पेपर क्वेश्चन वो मैं वहां पे बढ़ाता हुआ चलूंगा, ताकि आपके सारे मैं कवर करा सकूं। जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मिल सके, और जो आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं वो उनकी भी आप प्रैक्टिस वहां पे कर सके। वो सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पे देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 80% का अनुपात 4:5 के बराबर है, तो इसे अनुपात में 100% का मान बताए। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, इसमें कुछ आपका है ही 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसका भी आंसर सारे बच्चे होमवर्क में बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी देखना चाह रहा हूं कि अभी आप लोगों की तैयारी कैसी यहाँ पे चले, ताकि मैं उसी हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन कराऊं। बस दोस्तों ये बात या मान चलना कि आपके एग्जाम तक मैं अब डेली उतने सारे मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं, जहां अगर आप पेपर देने जाएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यानी सीधा सीधा आप अपना एग्जाम वहां क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बस यही याद रखना कि जो चीजें आपको जैसे मैं बताता चलूं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, और इन क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे आपको आप करता हुआ चलूंगा, ताकि सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहां पे दे पाए। तो दोस्तों आज के सेट का मैं यही मान चलूंगा कि हर बच्चा कम से कम 35 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 208% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है, इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ मूलधन क्या आपका 200 रुपए दिया गया है, 2000 दिया गया है, और दर क्या है आपकी 8% है। समय कितना लगा यहाँ पे 3 वर्ष लगा है, और बटे क्या कर दो यहाँ पे 100 हम कर देंगे, 20 आप कर दो, ये हुआ 8 से 24, यहाँ पे 24 गुणे 20 करोगे कितना आपका ये 480 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है ये ऐसे पूछा जा रहा है, एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोस्तों देखो व्यास दिया गया है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आपकी आधी होती है, तो त्रिज्या क्या होगी हमारी 7, ये निकल के आपकी आ गई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई के मान रख दो यहाँ 22/7 रख दिया, त्रिज्या हमने निकाली 7, तो 7 गुणे 7 आप कर दोगे, 1 7 से 7 काट दिया, और 22 गुणे 7 करो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 154 वर्ग मीटर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जैसे आप 22 गुणे 7 करोगे कितना निकल के आ जाएगा 154 आपका ये वहां पे निकल के आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 154 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि एक बेलनाकार नलिका की त्रिज्या 5 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बताइए आखिर आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहले नोट करना है। जो सतही का जो क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या बताएंगे, ये बताएंगे आप 2 पाई आर और ब्रैकेट h प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पाई का मान क्या दिया गया आपका 3.14 दिया गया, तो सारे मान रख दो यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान रख दो यहाँ पे 3.14 यहाँ पे रख देंगे, और त्रिज्या क्या दी जा रही है, त्रिज्या यहाँ पे दी गई 5 मीटर, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 5 मीटर, यानी कि 2 पाई आर हो गया, ब्रैकेट में h प्लस आर हो गया, यानी कि यहाँ कितना 5 दिया गया 12 दिया, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 17, यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 2 गुणे 5 10 किया, इस 10 से गुणा 17 कर दिया, यानी कितना निकल के आ जाएगा ये आपका 530 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा 530 आपका वर्ग मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा आपसे वहां पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारे जीके स्टार्ट हो जाती है, और जीके जो अपने 5 क्वेश्चन आते हैं कैसे आप इनके आंसर यहाँ पे देंगे, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है कि पुस्तक का लेखक है, चित्र का किससे संबंधित हो जाएगा। पुस्तक का संबंध अगर लेखक से है तो चित्र का संबंध किससे हो जाएगा, हम क्या बताएंगे चित्रकार से। किससे हो जाएगा, चित्रकार से आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें एक सीरीज हमें दी जा रही है, इसमें ये पूछा जा रहा है ये बताओ इस सीरीज की यहाँ पे कौन सा अंक आएगा।
यहाँ पे क्या पूछा जाए, इस सीरीज की यहाँ पे अंक क्या आएगा। तो इसे हम कैसे सोल्व करें दोस्तों, यहाँ जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें ये देखना होगा आखिर सीक्वेंस उसमें क्या चल रहा है, क्या सीरीज वहां पे चल रही है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 है, 2 से ये संख्या में 6 हुई, 6 से ये आपकी 12 हो गई, 12 से हमारा 20 हो गया, 20 से ये 30 हो गया। अब ये बताओ चाहिए यहाँ पे कौन सा पद आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले क्या निकाला है, सवाल जब भी सीरीज का आएगा आपको दो संख्याओं को वहां पे डिफरेंट हमेशा आपको देखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट देख रहे हैं कितना आपका आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हमारा कितना 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आपका 8 हो गया, यहाँ पे हमारा 12 आपका हो गया, यहाँ पे कितना डिफरेंट हो रहा है आपका 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और वैसे यहाँ भी हमारे कुछ डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बना, अब देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 2 बढ़ा। इसका मतलब जहां भी जो संख्या आई होगी यहाँ पे 2 बढ़ा होगा, तो 10 में जब हम 2 जोड़े होंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये संख्या इसमें कितना ऐड हो जाएगी, इसमें प्लस का 12 होके वही आंसर आएगा, कितना जो हो जाएगा आ जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीरीज आपकी चल रही है, तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे 42, आप यहाँ पे राइट आंसर इसका बता देंगे। बस सीरीज कैसे निकालनी है कि दो संख्याओं के बीच आपको डिफरेंट वहां पे चेक कर लेना है, वहां से आप इनके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से असामान्य विकल्प कौन सा है, 3, 7, 11, 15 कौन सा हमारा इसमें चारों में से कौन सा आपका भिन्न है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे जो आपकी संख्या है 3 दी गई, 7 दी गई, 11 दी गई, ये सारी क्या हो जाएगी, सारी संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन 15 क्या होती है, भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि 3 से और 5 से आपकी कट जाती है। लेकिन 3 हो गया, 7 हो गया, ये 11 हो गया, ये किसी भी संख्याओं से आपकी वहां पे डिवाइड नहीं होती है। तो हम क्या बोल देंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 5 मीटर पश्चिम की दिशा में मुड़ता है, फिर 10 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है। अब वह कहाँ है, क्या पूछा जा रहा है, अब वो कहाँ पे है। तो जैसे जैसे वो लड़का चला वैसे आपको डायरेक्शन यहाँ बना लेना है। एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर की दिशा में चला, अब हमने ये मान लो ये हमारा क्या होगा, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आप मान लो। अब यहाँ पे जो आपके डायरेक्शन है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन वहां पता होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये आंसर मान चलते हैं कि आपका एक व्यक्ति अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर, अब यहाँ पे ये अगर कोई व्यक्ति हो ये मानो 10 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है, कितना चला यहाँ पे 10 मीटर, और फिर क्या कह रहा है यानी 5 मीटर पश्चिम की दिशा में मुड़ता है उत्तर। अब 5 मीटर फिर कहाँ जाता है, ये जाता है पश्चिम की दिशा में आपका जाता है। मान लो 5 मीटर यहाँ पे मुड़ गया, 5 मीटर इधर चल गया, और फिर वह 10 मीटर दक्षिण दिशा जाता है, फिर वो 10 मीटर यहाँ पे आपका आ जाता है। तो अब ये हमें बताना है, ये आपका 10 मीटर यहाँ पे हो गया, अब ये हमें बताना है कि वह अब कहाँ पे है। तो प्रारंभ जहां से चलना शुरू किया था उस स्थिति से अब ये व्यक्ति कहाँ पे है, पहला क्या है घर के ठीक सामने, दूसरा है घर से 5 मीटर आपका पश्चिम, यानी ये घर हो गया, और इधर क्या पश्चिम, तो घर से 5 मीटर सीधा सीधा पश्चिम तो आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर से 5 मीटर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया, इसमें पूछा जा रहा है CAT को अगर DBU में कोड किया जाता है, ये बताओ डॉग को किस प्रकार कोड किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें आपको दी गई, देखो यहाँ पे दिया है CAT, देखो CAT, इसको क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया D, क्या लिखा गया DBU यहाँ पे लिखा। देखो यहाँ पे C से A, यहाँ C से D हुआ कितना बड़ा, यहाँ +1 बढ़ रहा है, A से B हमारा हुआ कितना बड़ा +1 बड़ा, और T से U हुआ कितना बड़ा, यहाँ +1 आपका बड़ा। तो यहाँ यानी ये हुआ कि जो आपके अल्फाबेट वहां पे दिए सब में एक एक की वृद्धि वहां पे हो रही है। तो इसके बाद जो आपको ये डॉग दिया गया, अब ये बताओ जो डॉग यहाँ पे दिया गया इसका सीरियल क्या, D हमारा 4 नंबर में आता है, O 15 नंबर, G आपका 7, इसमें आपका एक एक संख्या बढ़ाओ। तो D के आगे क्या आ जाएगा, ABCD E आ जाएगा, E के आगे क्या आ जाएगा, E आपका हो जाएगा, और O के सामने आगे क्या आएगा, MNO, O के आगे क्या आता है, P आपका होता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं P, और G के आगे ऐसा को EP किस ऑप्शन दिखा, EP दो में दिख रहा है, यानी हमारा एक ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता हमारा, और इसके बाद हमारा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये बताओ अच्छा G के बाद क्या आता है, G के बाद J आएगा H आएगा, तो G के बाद क्या होता है, H आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा EPH, यानी क्या होता है G की वजह सब में हम लोग क्या करेंगे, एक एक सब में आप यहाँ प्लस कर देंगे, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आपका सीधा सीधा आपका आ जाएगा। तो यही पेपर में क्वेश्चन आपके ऐसे ही सीधा सीधा वहां पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन कराया, जो पॉइंट आपको बताया, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद दोस्तों मैं और जो आपको वहां क्वेश्चन कराऊंगा,
जो मैं सेट करा रहा हूँ ये मान लीजिए एग्जाम तक मैं आपको उतने सारे कंप्लीट आपको करा दूंगा जहां सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तभी आप इनके आंसर वही वहां पे दे पाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।